हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मालती जोशी जी की एक कहानी लेते हैं, बोझ। तो आइए सुनते हैं कहानी बोझ। थकी हारी नीरू ने जब घर में प्रवेश किया तो एक अजीब से सन्नाटे ने उसका स्वागत किया। बाबूजी अभी लौटे नहीं थे, पर शेष सभी लोग घर में थे, यहाँ तक कि चुन्नू मुन्नू भी। फिर भी इतनी शांति, उसे आश्चर्य हुआ। सबसे बड़ा अचरज तो यह था कि दोनों अच्छे बच्चों की तरह बस्ते खोलकर होमवर्क में जुटे हुए थे। अम्मा कहाँ हैं? उसने धीरे से पूछा। चुन्नू ने आंगन की ओर इशारा कर दिया। नीरू ने खिड़की से झांक कर देखा। आंचल से सिर मुंह ढांपे हुए अम्मा झलगी खाट पर लेटी हुई थी। वे सो रही थी या जाग रही थी, यह जानने का कोई उपाय नहीं था। मतलब एकदम साफ था, अम्मा का मूड मूड आज फिर से उखड़ा हुआ है। इतनी कौफ्त हुई नीरू को। वैसे ही जिंदगी बड़ी खुशगवार है, आए दिन इनका मूड उस पर कहर ढाता रहता है। रसोई में आभा विभा बैठी चावल बीन रही थी। उनके पास बैठते हुए उसने धीरे से पूछा, चाय पी ली तुम लोगों ने? आभा ने इशारे से ही मना कर दिया। नीरू का मन हुआ स्टोव जलाकर खुद ही सबके सामने सबके लिए बना ले, पर डर लगा अम्मा पिएंगी भी नहीं और बकना शुरू कर देंगी कि कोई मरे या जिए, इन्हें क्या, इन्हें तो बस दोनों वक्त निगलने के लिए चाहिए। छी, यह भी कोई जिंदगी है? उसका मन कड़वाहट से भर गया। वहां दिन भर बच्चों से मगज पच्ची करते रहो और घर आओ तो एक कप चाय का भी सहारा नहीं। उसने एक गहरा निश्वास लिया और बाह का तकिया बनाकर वहीं जमीन पर लेट गई। तहसील की घड़ी ने दूर कहीं 5 के घंटे दिए। नीरू नहीं लौटी अभी क्या? भी अम्मा ने आंगन से आवाज दी। छोटी दी तो कब से आ गई, मुन्नू चिहुका। अब अम्मा उठकर भीतर आई। उसे यूं फर्श पर लेटे देखकर उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे चाय भी बनाकर नहीं दी किसी ने। मिट्टी के लौंदे की तरह बैठी रही दोनों की दोनों। बेचारी आभा विभा रोनी रोनी हो आई। मैंने ही मना कर दिया था अम्मा, उसने थके स्वर में कहा। अब बाबूजी आएंगे तो साथ ही ले लूंगी। बात कहते कहते नीरू को डर हो आया कि अब बाबूजी के टाइम बेटाइम लौटने को लेकर प्रवचन शुरू हो जाएगा। पर सौभाग्य से वे जल्दी ही आ गए और चाय का कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो गया। शाम को बाबूजी एक वकील साहब के यहाँ टाइप करने जाते हैं, सो कोट चढ़ाते चढ़ाते उन्होंने पूछा, कोई चिट्ठी पत्री? कानपुर वालों की आई है। सबके कान खड़े हो गए। सच तो यह था कि अम्मा का मूड देखकर ही समझ लेना था कि दीदी के ससुराल से कोई समाचार आया होगा। तभी अम्मा ऐसी बिफरी बिफरी नजर आने लगती हैं। क्या लिखते हैं बाल बच्चे, ठीक हैं? बाबूजी ने बेजान सी आवाज में पूछा। जगदीश शादी कर रहे हैं, 20 मई की साइत निकली है। नीरू को लगा उसके कानों में किसी ने गरम तेल उड़ेल दिया हो। वह अधिक न सुन सकी और आंगन में खटिया पर आकर गुमसुम बैठी रही। उसे अब अम्मा पर गुस्सा नहीं बल्कि दया आ रही थी। आंखों के सामने दीदी का गुलाब के फूल सा चेहरा तैर गया। गुलाब जो धीरे धीरे मुरझाता सूखता ही चला गया। 7 साल में 3 बच्चे और हर बच्चे के बाद दीदी जैसे मृत्यु के करीब होती चली गई। अम्मा कहती हैं वहां ढंग से देखभाल नहीं हुई होगी, नहीं तो क्या बच्चे क्या किसी के होते नहीं? शादी के बाद से ही वे लोग नाराज रहे रहे आए हैं, इसीलिए दीदी बेचारी पुजी पुजी सी ही रहेंगी हमेशा। मुंह खोलकर कभी कुछ कहा नहीं, मांगा नहीं, तभी तो। दीदी की मृत्यु के बाद वहां से लौटते हुए अम्मा बाबूजी छोटे वाले दोनों बच्चों को साथ ले आए थे। उन लोगों ने भी खुशी खुशी भेज दिया था। नीरू और अम्मा दिन रात उन्हें चिपकाए रहती। पर 2 महीने होते होते ही लगा कि यह ममता उन पर भार बनती जा रही है। चुन्नू मन्नू को छटाक आध छटाक दूध मिलता था, वह भी बंद हो गया। घर में 2-2 दिन तक सब्जी नहीं आ पाती थी। बच्चों के लिए कपड़े बनाना मुश्किल हो गया।
सारा बजट दोनों नवासों के दूध और दवाइयों पर ही खर्च हो जाता था। टॉफी और बिस्कुटों का खर्च था सो अलग। उन्हीं दिनों बाबूजी ने वकील साहब के यहाँ का काम स्वीकार कर लिया था। परिस्थिति किसी तरह संभल नहीं सकी। तब 4-5 महीने की अग्नि परीक्षा के बाद बाबूजी बच्चों को छोड़ आने पर विवश हो गए थे। दीदी की सास ने तब इतनी कटीली बातें सुनाई थी कि बस। बच्चों के कारण नीरू को भी साथ जाना पड़ा था। बाबूजी के अपमान का कड़वा घूंट वह बड़ी मुश्किल से पचा पाई थी। पर सबसे ज्यादा अपमानित तो वह तब हुई थी जब जीजा जी की बुआ ने उसके लिए हल्के से इशारे किया था। उसका जी चाहा कि उन्हें खूब आड़े हाथों ले, पर उसे मुंह खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बाबूजी ने खुद ही उन्हें टकासा जवाब दे दिया। एक ही लड़की देकर भर पाए हैं बहन जी, अब दूसरी बार वह गलती नहीं करेंगे। लौटते हुए सारे रास्ते नीरू की आंखों के सामने जीजा जी की भूखी निगाहें घूमती रही। उनका बात बात पर पीठ पर धौल जमाना, चोटी खींचना और चिकोटी काटना याद आता रहा, और उसका मन कैसा सा होने लगा। कभी वह उनकी बहुत भक्त थी और वे उसके प्रशंसक थे। हमेशा कहते, यार नीरू, जरा अपनी दीदी को भी अपनी तरह स्मार्ट रहना सिखाओ। तब वह इस प्रशंसा से फूल उठती थी। सच तो था, सिर्फ 3 साल बड़ी दीदी उससे एकदम 10 साल बड़ी दिखाई देने लगी थी, और यह अंतर हर साल बढ़ता ही जा रहा था। अब इन सारी बातों को याद करना भी कितना कुत्सित लग रहा था। रात जब सारे बच्चे सो रहे थे, तब भी नीरू छत की कड़ियां गिनते हुए बिस्तर में चुपचाप पड़ी हुई थी। रोज की तरह बाबूजी रात करके लौटते थे और अम्मा उन्हें खाना दे रही थी। साथ ही साथ उनका बकना झकना भी जारी था, और न जा चाहते हुए भी नीरू के कानों तक सारी बातें पहुंच रही थी। इन लोगों को शर्म भी नहीं आई होगी। इतनी इतनी तारीफ लिख भेजी है लड़की की। बीए पास है, बैंक में नौकर है, बाप हेडमास्टर है, भाई इंजीनियर है। भला हमें यह सब सुनाने का मतलब? दरअसल हमें जलाने के लिए ही लिखा है सब, बाबूजी ने थके से स्वर में कहा। नीरू के लिए मना कर दिया था ना मैंने। कुछ देर शांति रही, फिर अम्मा की आवाज आई। नीरू के लिए पूछा था उन लोगों ने? हाँ। और तुमने मना कर दिया? हाँ। लेकिन मना क्यों कर दिया? अकल पे पत्थर पड़ गए थे तुम्हारे? कम से कम मुझसे तो पूछा होता। अब माँ का पारा फिर से चढ़ने लगा था। तुमसे क्या पूछना था? क्या तुम फिर उस नर्क में लड़की को झोंक देती? लोग भी तो लोगों की बात अलग है। क्या अलग है? हम ही कौन उनके लिए राजकुमार ढूंढ लाएंगे? बैसाख में 24 की हो जाएगी। अभी तक कोई जुगाड़ नहीं है और आगे भी लगेगा इसका क्या ठीक है? रेनू की माँ, तुम भी कभी कभी बेवकूफों की सी बात करती हो। बेवकूफी इसमें क्या है जी? ठीक ही तो कह रही हूँ। क्या खोट है जगदीश में? जाना पहचाना लड़का है, तहसीलदार है, नौकर चाकर है, पैसा टका है। और क्या ढूंढते हैं हम? उम्र थोड़ी ज्यादा है, पर सभी कुछ तो मिल नहीं सकता। मैं तो हैरान हूँ रेनू की माँ। तुम ही दिन रात उन लोगों को गालियां दिया करती हो, और अब? गालियां तो अब भी देती हूँ, पर कम से कम एक लड़की तो सुबेते से पार हो जाती। अम्मा का स्वर एकदम नीचे उतर आया था, इतना कि लगा रो ही देंगी अब। गर्मी के बावजूद नीरू ने लिहाफ सिर तक ओढ़ लिया और साड़ी का पल्लू मुंह में ठूसकर सिसकने लगी। काश दीदी की जगह ईश्वर ने उसे ही उठा लिया होता।